ions. इसको आपने estimate, you can estimate this oxidizing and reducing power using data booklet. अच्छा, for example, if I write this half cell equation from data booklet, okay, this is half cell equation from data booklet. So it is evident from equation that forward reaction is reduction, right? किसी भी हाफ सेल इक्वेशन में तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन. तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन है तो व्हाट अबाउट दिस सिल्वर प्लस आयन? सिल्वर प्लस आयन विल बी, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन है तो सिल्वर प्लस आयन विल बी कंसिडर्ड एज, जी बेटा, सिल्वर आयन विल बी कंसिडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सिल्वर आयन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं. बैकवर्ड रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि द पार्टिकल ऑन द राइट हैंड साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो किसी भी हाफ सेल इक्वेशन में पार्टिकल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and the particle on the right hand side is reducing agent, and this is valid for every redox, every half cell equation. Okay, but hold for a while. Okay, so beta किसी भी half cell equation में, if I take this half cell equation, Fe3 plus 1 mole electron and it goes to Fe2 plus, तो बेटा जो पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसको हम कंसिडर करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, और जो पार्टिकल राइट हैंड साइड पे होगा उसको हम कंसिडर करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. हर हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी. इस हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज 0.77 वोल्ट. ठीक है, अच्छा, लेट्स से कोई और दूसरी हाफ सेल इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर 2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इट गोज टू कॉपर. तो वंस अगेन ये जो कॉपर 2 प्लस है इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन है, इसलिए लेफ्ट साइड पे जो स्पीशीज है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो पार्टिकल ऑन राइट हैंड साइड है इट विल बी कंसिडर्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, अच्छा, ये जो दूसरा हाफ सेल है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट. अब बेटा बताओ किस हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर है? आयरन वाले. आयरन वाले की. जिसकी हाफ सेल इक्वेशन, जिस हाफ सेल इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर होगा, हमने क्या पढ़ा था रूल्स में, उस हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसकी ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी. और जिस हाफ सेल इक्वेशन में या जिस हाफ सेल में ई नॉट वैल्यू कम होगी उसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा. ठीक है, अच्छा, अब बताओ कि इस डेटा को देके आपको क्या लगता है कि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? आयरन 3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर 2 इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज स्ट्रॉन्गर? आयरन. हाँ, so iron 3 is stronger oxidizing agent than copper 2. तो बेटा यहां से आपको क्या कॉन्सेप्ट पिक हुआ कि जिस हाफ सेल इक्वेशन की ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी उस हाफ सेल इक्वेशन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा. जिस हाफ सेल इक्वेशन की ई नॉट वैल्यू स्मॉलर होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीकर होगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां से डिराइव हो रहा. और दूसरा बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट देखें तो आपके पास कितने रिड्यूसिंग एजेंट हैं? आयरन 2 रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है. तो कॉपर इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन 2. ठीक है, तो यहां से ये रूल डिराइव हो रहा है कि जिस हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू स्मॉलर होगी उसका रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा, और जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी उसका रिड्यूसिंग एजेंट वीक होगा. क्लियर है बेटा ये बात? जी सर. ठीक है, तो रूल हमने ये डिराइव किए कि हर हाफ सेल इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा.
तो every half cell equation has oxidizing agent on left hand side, reducing agent on राइट हैंड साइड, ठीक है। और सेकेंड रूल ये है कि अगर ग्रेटर ई नॉट होगी बेटा तो देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी स्ट्रॉन्गर एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी वीकर, ठीक है। और अगर स्मॉलर ई नॉट होगी, जिस हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू स्मॉलर होगी, अगर स्मॉलर ई नॉट है तो देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वीक एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है बेटा। ये क्लियर है सबको दिस वेरी कॉन्सेप्ट? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछें। सर आगे अब इन रूल्स को अप्लाई करना आपने हैलोजेंस पे, ठीक है ना। हैलोजेंस की आप डेटा बुकलेट से हाफ सेल इक्वेशन सेलेक्ट करें तो यू विल फाइंड फ्लोरीन, ये हाफ सेल इक्वेशन फॉर फ्लोरीन फ्लोराइड आयन इज लाइक दिस, फ्लोरीन and chloride ion like this, bromine and bromide ions like this, or iodine, iodide ion। अब डेटा बुकलेट में इनकी ई नॉट वैल्यूज हैं, तो फ्लोरीन की बेटा कोई देख के बता सकता है? बाकी मुझे याद है, क्लोरीन की है +1.36, ब्रोमीन की है +1.07, आयोडीन की है +0.54, फ्लोरीन की +2 पॉइंट समथिंग है। बेटा देखिए यहां पे फ्लोरीन डेटा बुकलेट में सर आगे माइनस सर बस नहीं, फ्लोरीन की माइनस नहीं होगी सर, ऊपर थी फ्लोरीन, ऊपर थी। जी जी बताइए, फ्लोरीन की +2 पॉइंट समथिंग है सर, ऊपर ऊपर बस। हाँ ये है, जी सर, ये है +2.87 है, तो दिस इज +2.87। अच्छा अब आप देखें कि लेफ्ट साइड पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है? फ्लोरीन सर। फ्लोरीन, क्योंकि इसकी ई नॉट वैल्यू, करस्पॉन्डिंग ई नॉट वैल्यू ग्रेटर है फ्लोरीन फ्लोराइड हाफ सेल की, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस वन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा इसका मतलब यह है कि यहां पे रेडिली रिडक्शन होगी इस हाफ सेल में, ठीक है, और आयोडीन वाले हाफ सेल में रिडक्शन डिफिकल्टली होगी। अच्छा अब देखेंगे जो पार्टिकल्स राइट हैंड साइड पे हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, फ्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ब्रोमाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है? आयोडाइड आंसर। आयोडाइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ई नॉट वैल्यू सबसे कम आयोडाइड की है, ठीक है, और फ्लोराइड के करस्पॉन्डिंग ई नॉट वैल्यू ग्रेटर है, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये रूल्स को आपने सिर्फ अप्लाई करना है। अगर ई नॉट वैल्यू ग्रेटर है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वीक होगा। अगर ये वाली आयोडीन आयोडाइड की ई नॉट वैल्यू स्मॉलर है तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक होगा। तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि डाउन द ग्रुप हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, लेकिन जो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर है हैलाइड आयंस की वो इंक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजिंग। एनी क्वेश्चन हियर बेटा? नहीं सर। ठीक है, तो बस आप यानी रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीकर है, ठीक है। अच्छा अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यूज करते हो ना दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 2- एसिडिफाइड, आप ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, और मैंगनेट 7 भी यूज करते हो। ये दो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है? तो फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनकी ई नॉट वैल्यूज बेटा आप चेक करें, ठीक है, ई नॉट वैल्यूज इधर से चेक करें डेटा बुकलेट से। डाइक्रोमेट तो आपको नजर आ रहा है, ये डाइक्रोमेट है और ये एसिडिफाइड है,
ठीक है, इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी है? प्लस 1.33, दिस इज प्लस 1.33। और मैंगनेट की आप देखो बेटा, ये देखो मैंगनेट की, दोनों में से कोई भी मैंगनेट ले लो, एक प्लस 1.67 है, दूसरा 1.52 है, कोई भी आप मैंगनेट ले लो, यूजुअली प्लस 1.52 वाला यूज करते हैं। अब आप बता सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन दोनों में से? मैंगनेट सर। हाँ, मैंगनेट आयन जो है एसिडिफाइड कंडीशन में ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट भी स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मैंगनेट और इनका कंपैरिजन हो रहा, इन दोनों के कंपैरिजन में मैंगनेट जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन डाइक्रोमेट। तो बस ई नॉट वैल्यूज से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर रिड्यूसिंग एजेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यानी ऊपर जो फेमस रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस होते हैं वो तो हैलाइड आयंस ही होते हैं, तो ये हैलाइड आयंस ऊपर डिस्कस हुए हैं। ठीक है बेटा, ये हैलाइड आयंस आपके सामने राइट हैंड साइड पे हैलाइड आयंस हैं, तो इसमें नीचे आके रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, यानी ई नॉट वैल्यू को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, अब बेटा जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन में आ रहा है वो, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपके सिलेबस में जो डिस्कशन है वो कंसंट्रेशन चेंज की है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में कंसंट्रेशन क्या होगी? स्टैंडर्ड कंडीशंस में कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब ना हो तो व्हाट विल हैपन। ठीक है, व्हाट विल हैपन अगर कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब ना हो? तो देखो, ये है आयरन 3 ले लेते हैं। आयरन 3 aqueous plus 1 mole electron and it goes to iron 2 aqueous। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस 0.77 वोल्ट। अच्छा बेटा, ये प्लस 0.77 वोल्ट कब डेवलप होगा? जब ये भी 1 मोल पर डीएम क्यूब हो और ये भी 1 मोल पर डीएम क्यूब हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो तब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम ई नॉट बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लाइक दिस। अगर कंडीशंस हम चेंज करें, बेटा आई होप आप गौर से सुन रहे हैं सब, जी सर। बाकी बच्चे भी बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें, 1 मोल पर डीएम क्यूब से डिक्रीज कर दें, आयरन 3 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दें, व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम? तो लेफ्ट को शिफ्ट होगी सर। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट को। अगर आयरन 3 की कॉन्सेंट्रेशन आपने डिक्रीज की, उससे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट को। जब भी इक्विलिब्रियम लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जब भी इक्विलिब्रियम लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इस केस में डिक्रीज, या हम लिख सकते हैं लेस पॉजिटिव। ठीक है, तो जो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम सिर्फ ई बोलेंगे, ई नॉट नहीं बोलेंगे। ई विल बी न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है, तो वो जो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो लेस होगा ई नॉट से। डज इट मेक सेंस? यस सर। जब भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगी, न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी ई एंड दैट ई विल बी लेस देन ई नॉट। तो इक्विलिब्रियम के बैकवर्ड शिफ्ट होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अच्छा, यही हाफ सेल अगर हम लें और इसमें हम आयरन 3 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें, देन बेटा इक्विलिब्रियम राइट को शिफ्ट होगा सर, ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी। हाँ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट साइड पे, इक्विलिब्रियम राइट को शिफ्ट होगा। अगर ये हम करें इंक्रीज Fe3 की कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम राइट को शिफ्ट होगा और फिर शिफ्ट टू द राइट
और मोर पॉजिटिव होगी। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होगी जब भी इक्विलिब्रियम राइट साइड को शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो जो न्यू पोटेंशियल होगा दैट विल बी ई, उस पर नॉट प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि अब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो ई विल बी ग्रेटर देन ई नॉट। ठीक है। सिमिलरली आप आयरन 2, ये आयरन 2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम ज्यादा करके भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शिफ्ट करवा सकते हैं, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है बेटा, मुझे बताएं अगर हम ये करें कि इस आयरन 2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करें तब इक्विलिब्रियम से राइट को शिफ्ट होगा सर। राइट को शिफ्ट होगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होगी। ठीक है, नहीं सर, इंक्रीज नहीं होगी सर। हाँ इंक्रीज होगी, सॉरी, यस, जब भी इक्विलिब्रियम राइट साइड को शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल इंक्रीज। ठीक है, तो बेटा ये रूल फिर क्या बने, हम रूल लिख लेते हैं। रूल ये बना कि व्हेनेवर, जब भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, शिफ्ट्स टू द राइट, जब भी इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल इंक्रीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will increase and vice versa, increase and vice versa। जब भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल डिक्रीज। एनी क्वेश्चन बेटा हियर? नो सर। ओके, अच्छा ना बेटा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लेंगे तो फिर ई नॉट वैल्यू भी चेंज होगी, ई नॉट वैल्यू भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल वंस अगेन ये निकल आयन है, एक्वस है, प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गोज टू निकल सॉलिड, ये हाफ सेल है। डेटा बुकलेट से आप देखें तो इसकी ई नॉट वैल्यू विल बी -0.25 वोल्ट। ठीक है, अब ये -0.25 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है जब ये निकल आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब हो। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं ये करूं कि इस निकल आयन की कॉन्सेंट्रेशन ले लूं 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, ये प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड इट गोज टू निकल सॉलिड, तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी? अच्छा ये बताओ, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये वाली जो ई वाली वैल्यू है, इंक्रीज विल होगी इट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू या स्मॉलर देन दिस वैल्यू? ग्रेटर होगी सर। सर स्मॉलर होगी। शुरू में स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है, और अभी न्यू सिचुएशन में कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, तो कॉन्सेंट्रेशन हैज बीन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड, जब बैकवर्ड हुई है तो ये ई नॉट वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा डिक्रीज का ये मतलब भी मैं ले सकता हूं ना, मोर नेगेटिव, या इट बिकम्स मोर नेगेटिव। आप देखें जो ई नॉट वैल्यू है ना वो नेगेटिव है, तो अब जो न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ये मोर नेगेटिव होगा। अच्छा लेकिन मोर नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, उस इक्वेशन को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन हम यूज करेंगे, वो नर्स्ट इक्वेशन है। तो नर्स्ट इक्वेशन विल टेल अस कि जो न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होगा। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन बेटा आपको डेटा बुकलेट में नहीं गिवन होगी, नर्स्ट इक्वेशन आपने मेमोराइज करनी है। तो नर्स्ट इक्वेशन इज लाइक दिस, E इक्वल्स, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में डेवलप हुआ। तो E इक्वल्स E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, प्लस 0.059 ओवर Z। अच्छा ये जो Z है, ये Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हाफ सेल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट विल बी रिप्लेस्ड विद Z। और फिर लॉग, अच्छा लॉग के बाद है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड फॉर्म। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये नर्स्ट इक्वेशन है, और ये नर्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ये जो E है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, टू बी प्रिसाइज कंसंट्रेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में कंसंट्रेशन चेंज की डिस्कशन है। अच्छा ये जो E नॉट है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये जो Z है, Z इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in half cell equation, in half cell equation. ठीक है. अच्छा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म बेटा, तो उसके लिए आप ये इक्वेशन देखें, ये निकल आयन प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड गोस टू निकल, इसमें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सी है और रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी है? सर रिड्यूस फॉर्म निकल है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है. तो यानी राइट साइड पे जो पार्टिकल है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्योंकि रिडक्शन के बाद ये राइट साइड वाला पार्टिकल अपीयर हुआ. और बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड वाला जो पार्टिकल है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ठीक हो गया बेटा? अच्छा, तो अब आप देखेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है. अगर रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती. रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है तो सॉलिड में हम कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन हम, ये जो फॉर्मूला है ना, ये रिड्यूस्ड फॉर्म, अगर रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है तो बस इसको इग्नोर कर देंगे, इस डिनोमिनेटर को. अगर रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है तो डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दें. ठीक है. तो अच्छा, ऊपर क्वेश्चन में मैंने बेटा क्या निकल आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या ली थी? निकल आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैंने ली थी 0.2 मोल पर डीएम क्यूब. ठीक है. और इसका जो इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E नॉट, दैट इज -0.25. तो अब यस, इस इक्वेशन को कैसे यूज करें बेटा? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने कैलकुलेट करनी है, दैट इज E. जो E नॉट है दैट इज -0.25. ठीक है. प्लस 0.059, ये कांस्टेंट है इक्वेशन का, डिवाइडेड बाय Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं. उसके बाद लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बेटा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, और रिड्यूस्ड फॉर्म चूंकि सॉलिड है तो सॉलिड को ना करें कंसिडर. समझ आई? तो आप इसको सॉल्व करें. समवन शुड सॉल्व इट. समवन शुड सॉल्व इट. कैसे, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बन रही है? -0.27. -0.27. तो अब देखिए, हमने यही प्रेडिक्ट किया था ना कि जब कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट साइड के पार्टिकल की डिक्रीज की तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा, यानी डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज ही हुआ है. ठीक है. अब इस केस में देखें, जो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज E इज लेस देन E नॉट. E इज लेस देन E नॉट, क्योंकि इक्विलिब्रियम ने फॉरवर्ड शिफ्ट होना है. आपने इसकी लेफ्ट साइड पे जो पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की है, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम उसकी वजह से इक्विलिब्रियम लेफ्ट आएगा. आपने निकल आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की तो इक्विलिब्रियम ने लेफ्ट आना है, लेफ्ट आएगा तो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा. एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर. ठीक है. तो आपको ये समझ आ रही है कि आपने नर्स इक्वेशन हाफ सेल इक्वेशन के लिए यूज करनी है. ठीक है. देखो, ये हाफ सेल है, इसमें ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है. अच्छा, अगर हमें ये गिवन हो कि आयरन 3 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 मोल पर डीएम क्यूब और आयरन 2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब. ठीक है. तो इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? तो यस, जो स्टैंडर्ड हाफ सेल इक्वेशन है इट इज लाइक दिस, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट इज +0.77. ठीक है. लेकिन अब आप देखें, कॉन्सेंट्रेशंस आपको चेंज करके दी हैं, तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू हैव टू यूज नर्स्ट इक्वेशन. तो नर्स्ट इक्वेशन डेटा बुकलेट में नहीं होगी, यू हैव टू मेमोराइज नर्स्ट इक्वेशन. E इक्वल्स E नॉट प्लस 0.059 डिवाइड बाय Z लॉग, और फिर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड फॉर्म. जी बेटा, हाउ टू प्लेस वैल्यूज? हाउ शुड आई प्लेस वैल्यूज? E इक्वल्स, जी बताएं मुझे. +0.77. E नॉट इज +0.77 प्लस 0.059 इज कांस्टेंट, और Z जो है ना, हाफ सेल इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. प्लस लॉग, तो अब आपको इसमें पता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है. ठीक है. और ये वाली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, लेफ्ट साइड वाली फॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. तो आयरन 3 की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.3 और आयरन 2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.5. इज इट करेक्ट बेटा? जी सर. कंफ्यूजन है किसी को? नो सर.
जी बेटा, इससे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बन रही है? प्लस 0.756। प्लस 0.756, तो 76 कर दें, ठीक है, वोल्ट। तो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब कंसंट्रेशन चेंज हो, तो यू हैव टू यूज नर्स्ट इक्वेशन। फॉर दैट यू हैव टू मेमोराइज नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज नर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, ये देखो, ये दो हाफ सेल्स हैं, ठीक है, लेट्स से कि ये कॉपर है एंड इसमें कॉपर आयंस हैं, और ये जिंक है और ये जिंक आयंस हैं, और हाफ सेल विल बी कनेक्टेड थ्रू वोल्टमीटर एंड सॉल्ट ब्रिज, और टेम्परेचर इज 298 केल्विन, राइट। अच्छा, अब बताएं अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हों, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ई नॉट सेल क्या होगा? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस E naught greater minus E naught smaller. अच्छा, तो देखो ये मैं लिख रहा हूं जिंक आयन प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड इट गोज टू जिंक, तो स्टैंडर्ड ई नॉट है -0.76। जो दूसरी हाफ सेल इक्वेशन है दैट इज कॉपर आयन प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड इट गोज टू कॉपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई नॉट प्लस 0.34। तो यस, ई नॉट सेल बेटा क्या होगा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो होगा ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर, विच इज इक्वल टू ई नॉट ग्रेटर कौन सा है दोनों में? दिस वैल्यू प्लस 0.34 इज ग्रेटर माइनस ये माइनस 0.76 इज स्मॉलर, तो यस क्या वैल्यू है? प्लस 1.10, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप ये सिचुएशन हो बेटा नॉन स्टैंडर्ड, अगर आपको ये कहें कि ये जो कॉपर आयंस हैं, अगर कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो 0.3 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो 0.4 मोल पर डीएम क्यूब, अब कॉन्सेंट्रेशन हमने चेंज कर ली कॉपर आयन की भी और जिंक आयन की भी। अब बेटा ई सेल क्या होगा? अंडर इलेक्ट्रोड मालूम करेंगे। हाँ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, इससे पहले इनकी 0.3 और 0.4 में इनका वो निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे E naught उससे निकाल देंगे फॉर्मूला से। अच्छा, यानी अब हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, ठीक है, तो अब नर्स्ट इक्वेशन हम दोनों हाफ सेल के लिए अलग अलग यूज करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए यूज होगी, ठीक है, तो पहले आप इस हाफ सेल के लिए यूज करें कॉपर आयन एंड कॉपर के लिए। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है? E इक्वल्स E नॉट प्लस 0.059 डिवाइड बाय जी क्या होगा बेटा? ये देखें जी क्या होगा? 2 होगा, फिर लॉग, यस, उसके बाद ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ये है कॉपर आयंस, और कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.3, तो ये 0.3, और रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है, तो सॉलिड को नहीं करना कंसिडर। जी बेटा, 0.32 आया सर। और ये जो ई नॉट है ना, ई नॉट भी हमें पता है कॉपर आयन के लिए ई नॉट इज प्लस 0.34। यस, तो कॉपर आयन का 0.32 सर। ये आया 0 प्लस 0.32 वोल्ट, ठीक है। अब आप जिंक आयन जिंक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो वो होगा E इक्वल्स E नॉट प्लस 0.059 ओवर इलेक्ट्रॉन्स, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन मैंने 0.4 ली हुई है, तो ये 0.4 है, रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है इसमें, ठीक है, जिंक सॉलिड है, तो सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे। यस, तो आप बेटा ये क्या बनेगा? -0.77 सर। हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन -0.76। जी बेटा क्या है? माइनस 0.7 सर। ठीक है। अब बेटा ये कॉपर आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, जिंक आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये, इसमें ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा? ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ठीक है। तो बस आप अब जो सेल पोटेंशियल होगा वो ई सेल होगा, इसके ऊपर थीटा नहीं प्लेस करेंगे,
क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं यूज कर रहे अब ये E ग्रेटर माइनस E स्मॉलर से कैलकुलेट करें। तो अब जो E सेल होगा वो होगा प्लस 0.32 माइनस 0.77 जी प्लस 1.09 प्लस 1.09। ठीक है, इस तरह की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी। आपको हाफ सेल में कंसंट्रेशन की कंडीशन चेंज करके और फिर ई सेल की कैलकुलेशन करवाई जाएंगी। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। जी बेटा, बाकी बच्चों को समझ आ रही है? जी सर। सैयद नोमान बेटा और समीर बेटा, सैफ अली साजिद, मोहम्मद तोकीर, अलबाब नवाज, मोहम्मद इब्राहिम, अरीब बेटा, ये क्लियर है बेटा सबको? जी सर। ओके, अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, ये एक और सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये मुझे बताएं कि ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है, ये है सिल्वर, इधर है सिल्वर आयंस, और यहां पे आयरन 2 एंड आयरन 3 है, आयरन 2 और आयरन 3, ठीक है? इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है, यानी लेफ्ट वाले हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। अच्छा, और दोनों हाफ सेल्स को हमने कनेक्ट किया थ्रू वोल्ट मीटर, थ्रू सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, अब अगर हम देखें ये सिल्वर सिल्वर आयन है, ठीक है? सिल्वर सिल्वर आयन और दूसरा आयरन 3 आयरन 2, तो डेटा बुकलेट में देखेंगे तो इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इतनी, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। और सिल्वर सिल्वर आयन हाफ सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है प्लस 0.80 स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ई नॉट सेल क्या होगा बेटा? 0.8 minus 0.77 0.87 greater minus smaller ना? Yes. What it is? 0.03 Plus 0.003, ठीक है? तो ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है? अच्छा, अब अगर आपको ये बोलें कि अंडर नॉन स्टैंडर्ड, अच्छा अब ये बोलें कि ये वाला जो हाफ सेल है, लेफ्ट वाला जो हाफ सेल है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है? लेकिन जो राइट वाला हाफ सेल है उसमें सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है, और ये जो राइट वाला हाफ सेल है इसमें सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में ई सेल आपको गिवन है, और ई सेल सपोज 0.02 है, सपोज ये गिवन है आपको, ये गिवन है, और सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ये कैसे करेंगे? सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको ये ई सेल गिवन है, पहले सर zero पहले सिल्वर का ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, फिर फार्मूला से उससे कंसंट्रेशन निकालेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब जो ई सेल है उसको हम लेंगे ई ग्रेटर माइनस ई स्मॉलर, तो ई सेल आपको गिवन है प्लस 0.02, ई ग्रेटर नहीं पता क्योंकि सिल्वर सिल्वर आयन राइट वाला जो हाफ सेल था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर था स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी ग्रेटर रहेगा, माइनस ई स्मॉलर लेफ्ट वाला जो हाफ सेल है उसमें कोई चेंज नहीं किया तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट इज प्लस 0.77। यस, एक्स क्या बन रहा है बेटा आपके पास? 0.79 सर। एक्स इज 0.79 सर प्लस 79। जी बेटा। सर आपको कैसे पता वो ग्रेटर ही है? हाँ यस बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम करते हैं तो जब तक टेम्परेचर चेंज ना करे सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में। ठीक है सर। जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ना वो एक हद तक हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद सोल्यूशन सैचुरेट हो जाता, ठीक है? तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी वही सिचुएशन रहती है कि जो ग्रेटर पहले स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर है वही ग्रेटर रहता। तो आप बेटा नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, ई इक्वल्स ई नॉट
plus 0.059 over Z log concentration of oxidized form over reduced form. और बेटा जो हम सिल्वर आयन की हाफ सेल इक्वेशन इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमने कैलकुलेट करनी है। और दूसरी तरफ सॉलिड है, रिड्यूस्ड फॉर्म इज सॉलिड, तो सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 0.80 है। हाउ टू यूज दिस नर्स्ट इक्वेशन बेटा? व्हाट इज E? 79 को पुट करके सर। हाँ, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दिस मच प्लस 0.79. व्हाट इज E नॉट? E नॉट इज दिस वन 8 सर। प्लस 0.80 प्लस 0.059. Z इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन 1 लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ये है बेटा, लेफ्ट साइड वाली फॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो ये लॉग ऑफ x होगा। और रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म को इग्नोर कर दें, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब बताओ मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हाउ टू कैलकुलेट दिस x? पहले तो ये करेंगे 0.79 माइनस 0.80, 0.059 log of x। जी बेटा, अब प्लस 0.79, यस बेटा, इससे क्या बनेगा? -0.1। जी, टोटल आंसर बता दिया। नहीं सर, 1%। दिस इज माइनस 0.1 0.01 सर। 01, ओके, डिवाइड बाय 0.059 इज इक्वल टू log of x। तो ये log कैसे रिमूव करेंगे? 20 लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग इज 10 टू द पावर माइनस 0.01 डिवाइड बाय 0.059 और इधर होगा 10 टू द पावर log ऑफ x, तो ये कैंसिल होगा सर 0.677 7 मोल पर dm क्यूब। ठीक है बेटा, जी सर। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर, नो क्वेश्चन। नहीं सर। ओके, अच्छा ना बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। नर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड पार्ट है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड पार्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, पहले बेटा मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम, हाउ वुड यू ड्रॉ डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस? अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस? Breakdown by electricity. हाँ, breakdown of ionic compound, breakdown of ionic compound with electric current, compound with current. This is electrolysis. Now, electrolysis का जो डायग्राम है वो यूजुअली आपसे कहेंगे कि ड्रॉ करें, तो 4 मार्क्स का डायग्राम होगा। तो हाउ टू ड्रॉ डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस? सर एक कंटेनर होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। हाँ, एक बीकर लें, ठीक है। अच्छा, बीकर में यू शुड प्लेस 2 इलेक्ट्रोड्स। ये 1 इलेक्ट्रोड है, दिस इज अदर इलेक्ट्रोड। जी बेटा, और क्या करें? Ionic solution, aqueous solution. हाँ, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ठीक है। सोल्यूशन को यू शुड से इलेक्ट्रोलाइट, ठीक सर है। साइकिल में करेंगे ना इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड potential सेल नहीं है, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे पावर सोर्स से। पावर सोर्स लिख सकते हैं, बैटरी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पावर सोर्स है जी। और अभी तक आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। सर एक एनोड है, एक कैथोड है। हाँ, एनोड क्या कैथोड तो लेबल करने हैं। आप कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है? सर जो सर पॉजिटिव जो वाला नेगेटिव पे कनेक्टेड है वो क्या? बेटा ये मस्त है, आपने पावर सोर्स के टर्मिनल शो करने हैं, 1 मार्क है इसका। पावर सोर्स के टर्मिनल शो नहीं करेंगे, यू विल लूज 1 मार्क। जब पावर सोर्स के टर्मिनल शो करेंगे तब आप बता सकते हैं कि विच वन इज कैथोड, विच वन इज एनोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड है वो एनोड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज कैथोड, ठीक है। तो एनोड कैथोड को लेबल करने के 1 मार्क है। अच्छा, इसमें 4th मार्क किसका होगा? सर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक तो यस होना ही है। अभी आपको इस डायग्राम के 3 आउट ऑफ 4 मिलेंगे सर कंडीशन। अगर ये डायग्राम आप बनाओगे। सर करेंगे जी बेटा, सर इलेक्ट्रॉन की सर जो मूवमेंट, इनको मेंशन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को नहीं, वो नहीं बताना, सर स्टैंडर्ड कंडीशंस। नहीं।
इसमें नहीं है कैथोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंडीशन बना वाली दें वाली डिस्कशन। जी बेटा, सर, कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स बना दें। नहीं उसका भी नहीं है। अभी इस डायग्राम के 3/4 होंगे, ठीक है। 4th मार्क आपको मिलेगा एम मीटर शो करने का। किसी एक्सटर्नल वायर में किसी भी जगह आप एम मीटर शो करेंगे तो 4th मार्क एम मीटर का होगा। नाउ यू विल गेट 4/4, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब मुझे बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगी। नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो जरा मैं दोबारा डायग्राम बनाऊं। ये पावर सोर्स है, पावर सोर्स में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जी बेटा, आप बताएं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगी। और केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन फ्लो लेते हैं, कन्वेंशनल करंट नहीं कंसिडर करते। नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव टू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू कैथोड होगी, ठीक है। यहां ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी। और फिर एनोड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इलेक्ट्रोलाइट में करंट किस वजह से होगी। साइंस की वजह से सर। इलेक्ट्रोलाइट में करंट आयंस की वजह से होगी, ठीक है। अब आयंस अगर आपके पास दो हैं, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो सोडियम आयन किस तरफ मूव करेगा। कैथोड की तरफ से। कैथोड की तरफ। क्लोराइड आयन किस तरफ मूव करेगा। एनोड। एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन ट्रेवल करेगा। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस विल ट्रेवल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ट्रेवल करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल वायर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड की तरफ और एनोड से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करेंगे, ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिसिस, इनमें डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिसिस। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पावर की जरूरत नहीं पड़ती सर, इलेक्ट्रोलिसिस की पड़ती है। हाँ, यानी आप ये कहें कि इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इज प्रोड्यूस्ड, लेकिन इधर इलेक्ट्रोलिसिस में करंट इज यूज्ड। बेटा, एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, वो मेरे ख्याल में पता होना चाहिए हर केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को। उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये हर केमिस्ट्री के बच्चे को आनी चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जबकि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब वैसे क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसका वैसे मतलब क्या है बेटा इन लाइंस का। सर इलेक्ट्रोकेमिकल में अगर रिएक्शन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाँ, जो रिएक्शन होना है ना वो केमिकल एनर्जी, जो रिएक्शन है दैट इज रेफर टू केमिकल एनर्जी। उसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, रेडॉक्स होता है बेसिकली, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। एंड वाइस वर्सा इज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता और एक नेगेटिव टर्मिनल होता। बताओ बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जिसकी ई नॉट हायर होता है। हाँ, ग्रेटर ई नॉट वाला, ठीक है। और स्मॉलर ई नॉट वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें एनोड और कैथोड होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड होते हैं। तो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा, यस बेटा, एनी अदर क्वेश्चन। नो सर। ओके, अच्छा बेटा, एक इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपको पता है व्हाट हैपेंस एट कैथोड इन इलेक्ट्रोलिसिस। रिडक्शन, ठीक है। कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगी। एक ये हम इसको इस तरह पढ़ते हैं, रेड कैट का टर्म यूज करते हैं कि रिडक्शन विल हैपन एट कैथोड, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी।
एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसको एलॉबरेट करते हैं। एग्जाम्पल, एक मिनट बेटा, नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल बेटा लेते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से आयंस होंगे? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सोडियम आयन होगा एंड क्लोराइड आयन होगा, राइट। अच्छा, तो अब देखें, वेट, ये पूरा इसका साइकिल मुझसे, जस्ट टेल मी हाउ द होल साइकिल विल वर्क। दिस इज, लेट्स से वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, दिस इज अदर इलेक्ट्रोड, दिस इज पावर सोर्स, और पावर सोर्स में लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो दिस वन इज एनोड, दिस वन इज कैथोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज मोल्टन NaCl। तो कौन से आयंस हैं? सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। यस, व्हाट हैपेंस टू सोडियम आयन बेटा? सर कैथोड की तरफ जाके सर, कैथोड की तरफ सोडियम आयन इधर आएगा, सो हियर सोडियम आयन विल बी प्रेजेंट, राइट। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से। तो अब देखें, ये जो कैथोड है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। व्हाई कैथोड इज इलेक्ट्रॉन रिच? इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो दैट इज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कौन यूज करेगा? Which ion will take these electrons? Sodium ion will take these electrons. ठीक है, तो सोडियम आयन अपॉन टेकिंग इलेक्ट्रॉन बिकम सोडियम सॉलिड, तो सोडियम इधर डिपॉजिट हो जाएगा। तो फिर कैथोड का जो मैस है वो इंक्रीज होगा, कैथोड मैस विल इंक्रीज, राइट। सो दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड की तरफ, बिकॉज पॉजिटिव आयंस ने रिड्यूस होना है, ये रिडक्शन होनी है। रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से ट्रैवल करके आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके आएंगे तो यूं सर्किट भी कंप्लीट होगा। अब सर्किट कंप्लीशन का दूसरा हाफ चेक करें कि ये क्लोराइड आयंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड, तो व्हाट क्या होगा? क्लोराइड आयंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे सर, इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे एनोड को। व्हाई? बिकॉज एनोड इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रैवल करेंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्लोराइड अपने जो इलेक्ट्रॉन एनोड को देगा वो ट्रैवल करके जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यूं ये सर्किट कंप्लीशन होगी। तो व्हाट हैपेंस टू क्लोराइड आयन? क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन देके will be converted into chlorine, and this is oxidation. In this way the circuit will be completed. That is why एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है और पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल को जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं वो नेगेटिव आयंस देंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इस वजह से एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होगी। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करेंगे बेटा। जो हमारी मंडे की क्लास होगी उसमें मैं मोल्टन सॉल्ट्स और फिर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस पे डिस्कशन करेंगे हम।